स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के दौरान किसी एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन कैसे निकाला जाता है, ये हम देख चुके हैं। उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके बच्चों 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी लाइन सेगमेंट का किसी गिवन लाइन पर प्रोजेक्शन कैसे निकाला जाता है, ये इस लेक्चर के दौरान हम लोग देखने वाले हैं। बच्चों हमें कोई दो वेक्टर्स दे रखे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और मुझे कहा है अब वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रोजेक्शन निकालिए। क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि यदि मैं वेक्टर बी को इस डायरेक्शन से देखूं, यदि मैं वेक्टर बी को ए की परपेंडिकुलर डायरेक्शन से देखूं, तो मुझे वो कितनी लेंथ का नजर आएगा, मुझे वो कितनी लंबाई का नजर आएगा, उसे हम कहते हैं उसका प्रक्षेप, यानी कि उसका प्रोजेक्शन। आई रिपीट, मुझे वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रोजेक्शन निकालना है, यानी कि यदि मैं इस डायरेक्शन से जाकर देखूं तो मुझे वो वेक्टर बी कितनी लेंथ का नजर आएगा, उसी को कहेंगे हम उसका प्रोजेक्शन। और वो मुझे कितनी लेंथ का नजर आएगा बच्चों, उसके लिए मैंने क्या करना, मैंने यहां से सिंपल एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है बच्चों, एक लंब खींच देना है। अब वो जो प्रोजेक्शन होगा वो होगा ओ एम, और ओ एम की वैल्यू क्या होगी? अगर इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा है साहब, ये वेक्टर बी है, तो ऑब्वियसली इस वेक्टर बी की लेंथ क्या होगी? मॉडुलस बी। तो ओ एम जो होगा वो होगा मॉडुलस बी इंटू कॉस थीटा, जिसे मैं ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ए भी लिख दूं तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ए डॉट बी होता साहब मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा, अपॉन मॉडुलस ए करेंगे तो वही आएगा। और ये जो एक्सप्रेशन आपके पास में आया है बच्चों, मैं इससे यदि ए अपॉन मॉडुलस ए डॉट बी लिख दूं तो ये भी कोई गलत बात नहीं होगी। भाई आपने ये जो है ये डॉट प्रोडक्ट है, आपने इसको अलग कर दिया, मॉडुलस ए को आपने जो है वो वेक्टर ए के ही नीचे लिख दिया, तो ये क्या हो गया? अब किसी वेक्टर को आप उसके मॉडुलस से जब डिवाइड कर देते हो तो वो क्या मिलता है बच्चों? आपको मिलता है उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, यानी कि इकाई सदिश, एकांक सदिश। सो ये आ गया ओ एम। ओ एम अर्थात वेक्टर बी का वेक्टर ए पे प्रोजेक्शन, यानी कि सदिश बी से जब मैंने सदिश ए पर लंब खींचा तो मुझे वो कितनी लेंथ का नजर आएगा, वही कहलाता है उसका प्रक्षेप। और वो क्या आ गया बच्चों? ए कैप डॉट बी। ए कैप मतलब ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, डॉट बी। भाई यहां पर इस फॉर्मूले को स्मरण करने का तरीका यह है कि जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन आप निकाल रहे हैं, जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन आप निकाल रहे हैं उसको तो एज इट इज लिखा, लेकिन जिस पर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखा। आप ध्यान दीजिए बच्चों, वी पीपल हैव फाउंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए पर प्रोजेक्शन निकाला है, इसलिए ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और बी एज इट इज जैसा था वैसा का वैसा लिखा। इसी तरीके से अगर मैं ए का बी पर प्रोजेक्शन निकालता, सपोज कीजिए कुछ ये आता हमारे पास में ओ एन, तो ओ एन जो आएगा, ओ एन क्या आएगा बच्चों? ओ एन आएगा बी कैप डॉट ए। भाई जिसका प्रोजेक्शन निकाल रहे हो उसको एज इट इज लिखोगे, लेकिन जिसकी डायरेक्शन में निकाल रहे हो उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। अब ये तो सारी बात है वेक्टर में हम लोग देख चुके, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, स्पेशियल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। और वो तो सपोज यहां पर एक बात और भी बच्चों की, ये वेक्टर बी और वेक्टर ए इस तरह से मिल रहे थे। अगर ऐसा नहीं भी होता, सपोज कीजिए बच्चों ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इस तरह का होता, तो प्रोजेक्शन क्या आएगा? प्रोजेक्शन जो आएगा बच्चों वो कुछ ऐसा आएगा, एमन। भाई आपने क्या करना, दोनों तरफ परपेंडिकुलर खींच देने हैं, आपने दोनों तरफ परपेंडिकुलर खींच देने। और जहां तक बात है बच्चों एमएन की, तो यहां पर भी होगा वही, ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेंगे और वेक्टर बी आप ले लेंगे। भाई एक्चुअली में आप क्या कर सकते हो, ये जो वेक्टर बी है इसको वैसा का वैसा ही इसके पीछे भी लेके आ जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी एक वेक्टर के इक्वल में तो इनफाइनाइट वेक्टर्स होते हैं। भाई एक वेक्टर को मैं इस वेक्टर को यहां लिखूं या 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 यहां लिखूं, ये सब तो एक ही बात है। तो आप इस वेक्टर बी को उठाकर अगर कहीं यहां भी लेके आ जाते हैं, कहीं और ऊपर लेके चले जाते हैं, कहीं और नीचे लेके चले जाते हैं, तो उससे कोई हर्ज वाली बात नहीं बच्चों, वो तो निश्चित रूप से वैसा का वैसा ही। क्योंकि इस वेक्टर को इतनी, इसकी डायरेक्शन अगर सेम रखता हूं, इसकी लेंथ अगर सेम रखता हूं, तो इस वेक्टर को कहीं भी लिखा जाए, भाई मैं ऐसा लिख दिया, मैं इसको पीछे ले जाके कर दूं, इसको ऊपर ले जाके कर दूं, अल्टीमेटली इस वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रोजेक्शन जो आएगा वो यही आएगा, यही प्रक्षेप उसका आना है। भाई जिसका प्रोजेक्शन निकाल रहे हो उसको तो क्या करोगे, वैसा का वैसा लिखोगे, लेकिन जिसकी डायरेक्शन में या जिस पर प्रोजेक्शन निकाल रहे हो उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखोगे।
अब इसी से हमारे पास में बात आती है बच्चों कि ये हमारे पास में है कोई लाइन, ये हमारे पास में कोई लाइन है बच्चों जिसकी डीसीएस हमको गिवन है एल, एम और एन, जिसकी दिक् को जाए हमें ज्ञात है बच्चों क्या, एल, एम, एन। तो और साथ में हमारे पास में ये कोई लाइन सेगमेंट है, सपोज कीजिए ए बी, ए बी आपको ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं बच्चों x1, y1, z1, और इसी तरीके से बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं x2, y2, z2। भाई ए के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, और आपसे कहा है कि लाइन सेगमेंट ए बी का इस लाइन जिसकी डीसीएस ये है पर प्रोजेक्शन निकालिए। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ जनाब कि आप यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। यू नीड टू ड्रॉ परपेंडिकुलर, आपको लंब खींच देने हैं, आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए जनाब। अब जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो आपको क्या निकालना है? आपको सिंपल सी बात है बच्चों, आपको mn निकालना है, और mn कुछ ऐसे ही निकलेगा। भाई मैंने आपसे कहा कि AB का इस रेखाखंड AB का इस लाइन सेगमेंट AB का इस लाइन पर प्रोजेक्शन निकालिए। मतलब जब मैं इस डायरेक्शन से देखूं तो मुझे वो कितनी लेंथ का, जब मैं यहां से जाकर देखूंगा तो मुझे वो कितनी लेंथ का नजर आएगा। दैट व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू फाइंड आउट। सो हाउ टू गो इट विद दैट। तो कैसे करें जा बच्चों? हम क्या करें साहब, हमें तो जिसका प्रोजेक्शन निकालना है वो वेक्टर एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ पर जिसका प्रोजेक्शन निकालना है वो वेक्टर निकालें, तो वो क्या होगा बच्चों? वो होगा ए बी वेक्टर। भाई बी वेक्टर यहाँ पर कौन है? ए बी वेक्टर। और ए बी वेक्टर क्या? ए बी वेक्टर होगा जनाब पी वी ऑफ बी माइनस पी वी ऑफ ए। और फिर वो क्या होगा बच्चों? x2 माइनस x1 इंटू आई कैप, y2 माइनस y1 इंटू जे कैप, प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैप। ये आपके पास में कौन सा वेक्टर आ गया? यू हैव फाउंड ए बी वेक्टर। आपके पास में ए बी वेक्टर आ गया, बहुत अच्छी बात है। और अब आपको क्या, जिसका प्रोजेक्शन निकालना वो वेक्टर एज इट इज लिखा, और लेकिन जिसकी डायरेक्शन में निकालना उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? अगर इसकी डीसीएस एल एम एन है तो इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा? भाई डीसीएस से जो वेक्टर मिलता है हमें मालूम है ना कि वो यूनिट वेक्टर होता है। तो ए कैप तो ये आ गया। भाई डीसीएस से जो वेक्टर मिलता है वो तो यूनिट वेक्टर होता है, तो वो ये आ गया। अब आपको प्रोजेक्शन निकालना है, प्रोजेक्शन जो कि है एम एन बराबर क्या, जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर इंटू ये। अब ए कैप क्या होगा बच्चों? एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप डॉट। और जहां तक बी वेक्टर का सवाल है तो वो क्या होगा बच्चों? वो होगा x2 माइनस x1 इंटू आई कैप, y2 माइनस y1 इंटू जे कैप, प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैप। ये लीजिए, इस तरीके से आ गया। अब डॉट प्रोडक्ट करना इज नॉट अ बिग डील बच्चों। डॉट प्रोडक्ट करना है तो वो तो सिंपल सी बात है कि क्या होगा? आई का आई से, जे का जे से, और के का के से। सो ये आपके पास में कुछ ऐसा आ गया। एक मिनट, यस। सो ये क्या आ गया बच्चों? प्रोजेक्शन, यानी कि इस लाइन सेगमेंट का इस लाइन पर प्रोजेक्शन, प्रक्षेप, वही आया। और ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्रोजेक्शन एक लेंथ है, प्रोजेक्शन एक लेंथ है, प्रक्षेप एक लंबाई है, और लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही होती है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। भाई प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन में, मतलब एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में कितनी लेंथ हमें नजर आ रही है, और वो हमेशा पॉजिटिव होती है। सो हमें मॉडुलस लेना है, मापांक लेना है, सिंपल सी बात है बच्चों। सो दिस इज एमएन, यानी कि प्रोजेक्शन, प्रक्षेप आ चुका। सो बच्चों किसी लाइन सेगमेंट का किसी लाइन पर प्रोजेक्शन कैसे निकाला जाता है, होप आपको समझ में आया बच्चों। मॉडुलस ऑफ ये पूरी आपके पास में जो वैल्यू आ रही है, मतलब मैं यूं कह सकता हूं बच्चों कि अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के डीआरएस बताइए, डायरेक्शन रेशियोज बताइए, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? x2 माइनस x1 रेशो, y2 माइनस y1 रेशो, z2 माइनस z1। भाई डायरेक्शन रेशियोज जो होंगे वो x2 माइनस x1 रेशो, y2 माइनस y1 रेशो, z2 माइनस z1 होंगे। भाई डायरेक्शन रेशियोज जिन्हें हम ए बी सी से यूजुअली डिनोट करते हैं, तो वो ये आ गए। तो हम यूं कह सकते हैं कि ये अपने आप में क्या हो गया? एक तरह का ए एल
प्लस बी एम प्लस सी एन। हालांकि एक बात जरूर है कि जो डायरेक्शन रेशोज होते हैं वो यूनिक नहीं होते हैं, वो इनफाइनाइट तरीके से एक्सप्रेस की जा सकते हैं। भाई ए बी सी लिख दूं या 2a 2b 2c लिख दूं या a/2 b/2 c/2 लिख दूं, अल्टीमेटली रेशो हैज टू बी केप्ट सेम, सो दैट कुड बी एक्सप्रेस्ड इन इनफाइनाइट वेज। पर हम यहाँ पर प्रिसाइजली हम बोल सकते हैं कि ये डायरेक्शन रेशोज हैं, पर डायरेक्शन रेशोज कौन से कैसे करके लेने, वो x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 से ही लेने। पर ये समझने का सिर्फ तरीका है कि चलिए अपन ऐसा भी लिख सकते हैं। अदरवाइज मैं फिर बोल रहा हूं भाई, आप डायरेक्शन रेशोज आपके पास में जो हैं वो इनफाइनाइट तरीके से लिखे जा सकते हैं, तो हम कौन सा ए बी सी लिखेंगे हमें नहीं मालूम पड़ेगा। इसलिए बेहतर तो यही है कि ए का मतलब यहां पर ये है, बी का मतलब यहां पर ये और सी का मतलब यहां पर ये, क्योंकि यही लिखना है आपको। क्योंकि ये वेक्टर जो ए बी वेक्टर होगा वो ऑफ कोर्स x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप z2 - z1 k कैप ही होगा। मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो इसी की डायरेक्शन में होगा, मतलब उसके डीआरएस उसी डायरेक्शन में आएंगे, उसके डीआरएस चेंज नहीं होंगे, तो वो बात सही है। लेकिन फिर अगर मैंने इसमें ट्वाइस कर दिया, थ्राइस कर दिया, तो ऑब्वियसली ये जो प्रोजेक्शन है इसकी लेंथ में भी चेंज आ जाएगा। तो हमें जो ए बी सी लेने हैं वो कौन से लेने हैं, वो ये मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर ए का मतलब ये है, अब बी का मतलब ये है और सी का मतलब ये है, और यही रेशो उसके डीआरएस का होता है, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। वरना ए का मतलब केवल यही लिखना है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देने से रेशो तो वही रहेगा, लेकिन फिर वैल्यू यहाँ पर अलग हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा बच्चों, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ये भी कर लीजिएगा एक बार भैया, मैंने आपको रिकॉल इसलिए कराया है क्योंकि भैया हम भूल जाते हैं ना कि हमने पहले क्या पढ़ा था। तो साहब मुझे तो मेरी कक्षा का अनुभव है, मैं उस कक्षा के अनुभव के आधार पर बता देता हूं कि वापस से रिवाइज करा देता हूं। कभी कुछ चीज़ ऐसा मुझे ऐसे लगती हैं तो एनीवेज। सो किसी लाइन सेगमेंट का किसी गिवन लाइन पे प्रोजेक्शन कैसे निकालना है, भाई जिसका प्रोजेक्शन निकालना है उसके तो आप डीआरएस लीजिए, मतलब कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लीजिए। लेकिन जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है उसके आप देख लीजिए डीसीएस आपको निकालने बच्चों, इसी पर बेस्ड एक सम आप कीजिएगा। और सम ये है कि आपको गिवन है साहब कि एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स है -1 0 1, बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3 4, सी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6 2 1 और डी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 1 5। We have to find out projection of AB on CD. AB का CD पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। AB का CD पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। बच्चों वीडियो को रोकिएगा और करिएगा, सिंपल सा सम है। देखिए आपको CD पर प्रोजेक्शन निकालना है। C ये रहा C जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखें 6 2 1 और D इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखें 0 1 5। और फिर बच्चों ये रहा AB, A जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -1 0 1 और B जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3 4। और आपको क्या करना है, इस AB का इस CD पर प्रोजेक्शन निकालना है। ये लीजिए M1, आपको ये प्रोजेक्शन निकालना है। मतलब ये आपको इसका मतलब क्या है कि इफ यू आर लुकिंग फ्रॉम दिस साइड एग्जैक्टली फ्रॉम परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ CD, देन व्हाट एग्जैक्ट लेंथ यू आर ऑब्जर्विंग देयर दैट वी कॉल एज प्रोजेक्शन, उसे हम प्रक्षेप कहते हैं। सो व्हाट टू डू इन दिस रिगार्ड, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले AB के डीआरएस लेना पड़ेंगे। डीआरएस से मतलब क्या, हम बोलते जल्दी में डीआरएस है, लेकिन वो प्रिसाइजली मैंने आपसे जैसा कहा कि वो आपको x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 ही करना होगा। तो x2 - x1 क्या होगा 3, y2 - y1 क्या होगा वो भी 3। अरे क्या बात है साहब, मजा ही आ गया, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। x2 - x1 2 - -1 3 - 0 4 - 1, बहुत अच्छी बात है। सो ये तो AB के डीआरएस आ गए। अब CD के डीआरएस निकालिए। तो CD के डीआरएस किस रेशो में आएंगे बच्चों, वो आएंगे 6 - 5 0 - 6 यानी कि -6, फिर बच्चों 1 - 2 यानी कि -1 और फिर 5 - 1 यानी कि 4। होप मैंने जो किया है वो सही किया। भाई 0 में से 6 जाते हैं तो 6 आते हैं माइनस के, 1 में से 2 जाते हैं तो -1 आता है, और 5 में से 1 आता है तो 4 आता है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये तो इसके डीआरएस है और मुझे डीआरएस नहीं निकालने, मुझे तो क्या निकालना है बच्चों, डीसीएस निकालना है, यानी कि दिक् को जाए, क्योंकि जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है उसके डीसीएस लिखे जाएंगे। तो इसके डीसीएस लिखे जाएंगे। तो डीसीएस कैसे निकालेंगे बच्चों, डीसीएस होंगे -6 अपॉन 36 और 16, आपने सुना होगा बचपन में 52 होता था बच्चों, आज भी उतना ही होता है। बहुत बढ़िया। और एक से डिवाइड और एक और ऐड कर देंगे तो ये, सो ये इसके डीसीएस आ गए, यानी कि दिक् को जाए आ गई। चलिए जनाब, तो ये इसके डीसीएस आ गई। अब आपको जो लेंथ निकालनी है उसका फार्मूला क्या बताया है साहब आपके पास में, वो है x2 - x1 इंटू L, यानी कि इतना, y2 - y1
ये इंटू एन, और फिर क्या बच्चों Z2 माइनस Z1 इंटू एन, ये लीजिए। अब आपके पास में क्या होगा, 18 और 3 21, 21 में से 12 गए तो 9 आते हैं मेरे ख्याल से, बिल्कुल आते हैं, 9/53 का रूट। बच्चों माइनस 6 18 माइनस 3 माइनस 21, माइनस 21 और 4 12 माइनस 9 का रूट ये, सो 9/√53 आ जाएगा बच्चों। ये आपके पास में क्या आ गया, MN, यानी कि इस प्रक्षेप की लंबाई। जिसका प्रोजेक्शन निकालना है उसके DRS लीजिए। मैं फिर बोल रहा हूँ DRS वी कैन एक्सप्रेस इन इनफाइनाइट वेज, पर वो शॉर्ट में बोलने के लिए, अदरवाइज उसका प्रिसाइज मतलब x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 ही होता है। तो ये अगर अभी तक आपने नोट डाउन नहीं करा तो जरूर कर लीजिएगा बच्चों। अब एक काम कीजिए, इसी समय में एक और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए CD का AB पर प्रोजेक्शन निकालिए। आप किसका प्रोजेक्शन निकालेंगे बच्चों, CD का AB पर प्रक्षेप आपको ज्ञात करना है। वीडियो को पॉज करके कीजिएगा बच्चों। अब इस बार क्या है, ये रहा AB, AB पर प्रोजेक्शन निकालना है और CD का निकालना है। अब CD, तो ये जो है इसके DRS आप निकाल चुके हो ऑलरेडी, वो 3 के रेशो में आ रहे हैं, और इसके DRS आपने निकाले तो -6 -1 -4 के रेशो में आ रहे हैं। और अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 9 9 9 27 27 3√3। तो इसके जो DCS होंगे वो आएंगे 1/√3 1/√3 1/√3। होप मैंने कैलकुलेशन वर्क सही किया, अगर गलत किया हो तो उसको आप रेक्टिफाई कीजिएगा। कई बार तो क्या होता है, मैंने वहाँ पे कोऑर्डिनेट्स कुछ लिखे, यहाँ पर मैंने कुछ और लिख दिया, होता है, बहुत बार होता है। आप जो लगातार मेरे लेक्चर्स अटेंड करते हैं उनको तो पता भैया कि सर जो है वो बड़े भटके हुए किस्म के प्राणी है। देखो अभी गलत कर दिया मैंने, वहां पे +4 था, यहाँ -4 कर दिया था। तो ये तो सब चीजें होती रहेंगी भैया, आप ना उनको इग्नोर करके चलिएगा, दिमाग समझने पे लगाइएगा, क्योंकि कई बार इस तरह की चीजें तो मैं करता रहूंगा। सो आपको प्रोजेक्शन निकालना है। सपोज कीजिए साहब ये प्रोजेक्शन को मैंने नाम दे दिया PQ, तो PQ की लेंथ अगर मुझे निकालनी है तो वो क्या होगी, AL, और L की वैल्यू 1/√3 प्लस B, ये 1/√3 प्लस C, और वो क्या 1/√3, ये लीजिए। अब आप इसके बाद में ये लेंथ आपके पास में आ चुकी है। लेंथ हमेशा मॉडुलस करके ही निकाली जाएगी। क्यों, क्योंकि एक सिंपल सी बात है ना भैया कि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। चलिए, सो ये आपके पास आ गया। सो किस तरीके से किसी लाइन सेगमेंट का किसी गिवन लाइन पर प्रोजेक्शन निकालना है। रिपीट बच्चों, जिस लाइन पर प्रोजेक्शन निकालना है उसकी आपको DCS लेनी होंगी, उसकी आपको दिक् को ज्यादा लेनी होंगी, और जिसका प्रोजेक्शन निकालना है उसके DRS लेने हैं। DRS से मतलब प्रिसाइज x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, कुछ और नहीं। एनीवेज, अब ये तो एक बात रही बच्चों। अब अगर मान लीजिए जैसे आपके पास में यही 2 पॉइंट्स थे, एक पॉइंट था A और दूसरा पॉइंट था B, और A जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x1 y1 z1, और B जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं बच्चों x2 y2 z2। अब इसका प्रोजेक्शन निकालना है मुझे, प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन x एक्सिस। यदि मैं इसका x अक्ष पर प्रक्षेप निकालना चाहता हूं तो जरा x एक्सिस पर प्रोजेक्शन निकालना चाहता हूं तो फिर x एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लीजिए। भाई जिस पर प्रोजेक्शन निकालना हो तो उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेते हैं। तो इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, इसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा बच्चों वो क्या होगा, हम ये सोचें तो x एक्सिस के लिए L क्या होगा भाई, L होगा cos 0 I कैप, cos 0 भाई L M N का मतलब क्या होता है, वो वेक्टर x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस के साथ में क्या एंगल बना रही है, यही होता है डायरेक्शन कोसाइन का मतलब यही होता है। अब आप बोल रहे हो x एक्सिस, तो x एक्सिस का x एक्सिस के साथ में एंगल 0, तो ये तो हो गया 1, और y एक्सिस की डायरेक्शन में अगर देखा जाए मतलब ये क्या, तो वो होगा कितना cos 90 मतलब 0, और यही होगा बच्चों क्या n। क्यों, क्योंकि जो x एक्सिस है वो x एक्सिस के साथ तो एंगल बनाएगी 0, लेकिन वो y और z के साथ में बनाएगी 90 डिग्री का एंगल। और l का मतलब होता है cos अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड विद द x एक्सिस, व्हाइल m होता है cos बीटा, वेयर बीटा इज द एंगल सबटेंडेड विद y एक्सिस, एंड n होता है बच्चों cos गामा, वेयर n इज वेयर गामा इज एंगल सबटेंडेड विद z एक्सिस। यही हम जानते हैं, बहुत बढ़िया। सो ये cos अल्फा हो गया, ये cos बीटा हो गया, cos गामा हो गया, तो ये आया। तो हम यहां पर प्रोजेक्शन निकालें तो प्रोजेक्शन क्या होगा बच्चों, मॉडुलस ऑफ x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। ये यूं कहूं कि मैं अब इससे जो वेक्टर मेरे को मिलकर आएगा x एक्सिस की डायरेक्शन में जो वेक्टर मिलकर आएगा वो ऑब्वियसली क्या आएगा, i कैप, y कैप आएगा। भाई x एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, i कैप ही होगा, वो तो हम जानते ही हैं, वो तो उसकी डेफिनेशन ही i कैप क्या, इट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस।
एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश। देखिए आ भी वही रहा है भाई, क्या होना चाहिए था, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, और एल की वैल्यू है 1, आई कैप बाकी दोनों 0 हो गए। तो देखिए वही आ रहा है भाई। मैं अगर डायरेक्ट बोलूं एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर तो बोले आई कैप। कई लोगों के दिमाग में आया भी होगा, सर इतनी काहे मगजमारी कर रहे हो, इतना काहे लफड़ा पाल रहे हो, डायरेक्ट आपके पास में है ना। बिल्कुल सही बात है भैया, लेकिन अगर नहीं है, अगर हम इस तरीके से भी चलना चाहें तो ये तो एक्स एक्सिस जो है, मैं अगर यूं कहूं कि एक्स एक्सिस की डीसीएस क्या है, तो एक्स एक्सिस की डीसीएस क्या, एल की वैल्यू 1 और एम और एन दोनों की वैल्यू 0। भाई एक्स एक्सिस की डीसीएस 1 0 0 और तीनों के स्क्वायर का संबंध होना चाहिए। देख चेक कर लीजिए, आ भी रहे तो ये आ गया। सो अब अगर मैं ए बी पे प्रोजेक्शन निकालना चाहूं तो ए बी पे प्रोजेक्शन क्या होगा, ए बी पे प्रोजेक्शन होगा साहब x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 इंटू एल, और एल की वैल्यू है 0, और फिर y2 माइनस y1 इंटू 0 प्लस z2 माइनस z1 इंटू 0, इन सब की वैल्यू 0। सॉल्विंग दिस विल गिव यू व्हाट, एग्जैक्टली इट इज गोइंग टू गिव मी x2 माइनस x1। सो दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट AB whose end points vertices are these coordinates are there। ठीक है साहब, और ये MN आ गया। इसी तरीके से अगर मैं इसी लाइन सेगमेंट का y एक्सिस पर प्रोजेक्शन निकालना चाहता, यदि मैं क्या करना चाहता बच्चों, इसका y अक्ष पर प्रक्षेप निकालना चाहता, तो चलिए नाउ आई वांट टू सी प्रोजेक्शन ऑफ AB, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन वाई एक्सिस। तो जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखिए, और इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम जानते हैं जे कैप होता है, डेफिनेशन ही है। अदरवाइज फिर भी हम देखना चाहें तो साहब एल इक्वल्स टू होता है कॉस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू होगी 90। क्यों होगी 90, क्योंकि जाहिर सी बात है भैया, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ में एंगल कितना बनाएगी, भाई मुझे वाई एक्स की दिशा में वाई एक्सिस की डीसीएस निकालनी है। तो वाई एक्सिस की डीसीएस क्या होगी भाई, डीसीएस फिर वही घिसी पिटी सी बात होती है कि कोसाइंस ऑफ द एंगल मेड बाय एनी लाइन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, किसी भी रेखा के निर्देशांक अक्षों के साथ में बनने वाले कोणों की कोज्जाएं, दिशा कोज्जाएं, दिक कोज्जाएं कहलाती हैं। सो ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बनाएगी 90, तो ये आ गया। और रही बात बच्चों एम की, तो एम की वैल्यू क्या होगी, एम की वैल्यू होगी कॉस बीटा, और वाई एक्सिस के साथ में और कुछ नहीं, एंगल 0 डिग्री बनाएगी। और जहां तक एन का सवाल है बच्चों, तो वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ भी एंगल 0 बनाएगी। सो इसकी डीसीएस जो आएंगी बच्चों वो 0 1 0 आएंगी, और एक्स एक्सिस की डीसीएस देखी जाए तो 1 0 0 होंगी। इसी तरीके से मैं नहीं समझता कि आपको समझने में कोई दिक्कत होगी कि जेड एक्सिस की डीसीएस क्या होंगे, 0 0 1। सो यहाँ हम फार्मूला लगाएं साहब प्रोजेक्शन का, मतलब अगर मैं इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना चाहूं तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। सॉल्विंग दिस विल गिव यू बच्चों जे कैप। बहुत बढ़िया। अब आपको प्रोजेक्शन निकालना, तो प्रोजेक्शन क्या होगा, प्रोजेक्शन होगा साहब x2 माइनस x1 इंटू एल, y2 माइनस y1 इंटू एन एम, और z2 माइनस z1 इंटू एन। ये आ चुका। और इससे क्या आएगा बच्चों, इससे आपके पास में आएगा मॉडुलस ऑफ y2 माइनस y1। सो ये y2 माइनस y1 आ गया, ठीक है, ये y2 माइनस y1 आ गया, और ये किस पर आ गया प्रोजेक्शन, y एक्सिस पर, वो x एक्सिस पर। ठीक इसी तरीके से z एक्सिस पर प्रोजेक्शन आप डायरेक्ट लिख सकते हो बच्चों, z2 माइनस z1 होगा। सो x एक्सिस पर प्रोजेक्शन क्या है, y एक्सिस पर प्रोजेक्शन क्या है, z एक्सिस पर प्रोजेक्शन क्या है, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। कोई भी सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया, आप कोई 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे देंगे और बोलेंगे साहब बताओ x एक्सिस पे y एक्सिस पे प्रोजेक्शन, z एक्सिस पे प्रोजेक्शन क्या होगा, फार्मूला लगाना, आंसर आ जाना है। कर लेंगे आप लोग, नोट डाउन भी कर लीजिएगा, लेकिन जरूर से इसको एक सवाल लिखिएगा कि इफ प्रोजेक्शंस ऑफ ए लाइन सेगमेंट on coordinate axis are 6 units, 2 units and 3 units respectively, then find length of that line segment। यदि किसी रेखाखंड के निर्देशांक अक्षों पर निर्देशांक अक्षों पर प्रक्षेप क्रमशः 6 इकाई, 2 इकाई और 3 इकाई हैं, तो उस रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। वीडियो को पॉज करके कीजिएगा। अब इसमें क्या दे रखा भैया, एक्स एक्सिस प्रोजेक्शन जो कि होता है ये, वो है 6 यूनिट, वाई एक्सिस प्रोजेक्शन जो कि होता है ये, वो है 2 यूनिट्स, और जेड एक्सिस प्रोजेक्शन जो कि होता है ये, मैंने आपको बोला ये आप लिखिएगा। सो ये है 3, यही आपके पास है। और आपसे पूछा है कि उस लाइन सेगमेंट की लेंथ बताइए, तो लेंथ क्या होगी उस लाइन सेगमेंट की, भाई वो तो आप डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं, आप 3D क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन 2 डायमेंशन से ही इस बात को जानते हैं
कि किसी भी रेखाखंड की लंबाई जो है वो इस सूत्र से फॉर्मूले से आती है। अब ये जो आपके पास में है लेंथ ये है, अगर मैं इसे मॉडुलस ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z2 माइनस z1 का स्क्वायर लिख दूं तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है। आई कुड राइट इन दिस मैनर, मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। अब क्या होगा, अब ये आपके पास में आ गया और अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये 2 यूनिट्स, भाई आप इसे x2 माइनस x1 का स्क्वायर कर दें या मॉडुलस ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर कर दें, बात तो एक ही है। तो ये हो गया 6, 36 और 4 40 और 9 49। आंसर क्या आएगा भैया, 7 यूनिट। एंड आई रिपीट, प्रोजेक्शन एक लाइन सेगमेंट है और उसके लेंथ इसलिए हमेशा पॉजिटिव ही होगी। अब इसी में अगर मुझसे ये कह दिया जाए साहब कि इस लाइन सेगमेंट की डीसीएस बताइए, इसके दिक् को ज्या बताइए, तो कैसे निकालेंगे? बट डीसीएस कैसे निकलती हैं? डीसीएस निकलती हैं डायरेक्शन रेशोज के स्क्वायर के सम के रूट से डिवाइड करने पर। तो क्या करेंगे जनाब, देखिए आपको मॉडुलस ऑफ x2 माइनस x1 दे रखा है, मतलब मैं कह सकता हूं कि x2 माइनस x1 की वैल्यू होगी साहब प्लस माइनस 6। इसी तरीके से y2 माइनस y1 की वैल्यू होगी साहब प्लस माइनस 2, और ऐसे ही बच्चों z2 माइनस z1 की वैल्यू होगी प्लस माइनस 3 आ चुकी। और अब इसकी जो लेंथ है कितनी आ चुकी बच्चों, वो ये। सो डीसीएस कैसे निकलेंगे बच्चों, जो डीआरएस हैं उन डीआरएस को लेंथ से डिवाइड कर दी, भाई यूनिट वेक्टर निकालना है ना। सो ये एल की वैल्यू आ गई, एम की वैल्यू यदि आप निकालेंगे तो वो कितनी आएगी, एम की वैल्यू आएगी बच्चों प्लस माइनस 2/7, और एन की वैल्यू यदि आप निकालना चाहें क्या भैया, प्रश्न बनाने वाले ने बोला है कि निकालो तो निकालने पड़ेगा ना बाबा। तो आप कैसे निकालेंगे भाई, आप क्या करते हैं, जो कोई वेक्टर होता है उसको उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देते हैं। मॉडुलस मतलब उसकी लेंथ, और उसकी लेंथ बकायदा ये आ रही है। सो आपके पास में x2 माइनस x1 की वैल्यू ये नहीं दे रखी है, ये उसके मॉडुलस की वैल्यू दे रखी है, तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता था, इसीलिए मैंने करा है। वहां पर भी यहां पर भी आपने क्या करा, वेक्टर को, ये जो वेक्टर आ रहा था उसको उसके लेंथ से डिवाइड कर दिया, तो आपको उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल गया, अर्थात आपको उस लाइन या लाइन सेगमेंट के डीसीएस मिल जाएंगे।